नमस्कार। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं और इसी साल यानी कि 2024 में ही लोकसभा चुनाव भी है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। एक तरफ लगातार रैलियां, दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व की लाइन पर बॉलिंग और राष्ट्रवाद की पिच पर धुआंधार बैटिंग करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अब आत्मविश्वास के साथ मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो दूसरा राउंड है वो भी शुरू कर चुकी है। आपने देखा कि कैसे कल दिल्ली से मणिपुर के लिए जो कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी के साथ ये सारे लोग मणिपुर गए और वहां से न्याय यात्रा की शुरुआत उन्होंने की। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि क्या ये न्याय यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय करेगी। एक तरफ राम मंदिर, इतना बड़ा अनुष्ठान, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, ठीक उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से न्याय यात्रा निकालना, इसके कई मायने हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये साफ कर दिया कि लोकसभा में वो अकेले ही मैदान में उतरेंगी। इसके भी कई मायने लगाए जा रहे हैं। अपने सारे कैंडिडेट्स वो अकेले उतारेंगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड में है। 400 प्लस का जो टारगेट है वो सेट कर रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां भी अब सरगर्मी के साथ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अब आगे की प्लानिंग कांग्रेस पार्टी तय करते हुए न्याय यात्रा निकाल रही है, तो वहीं अब देखना होगा कि 2024 से पहले जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी, एक बड़ा दल, घटक दलों का, वो ये कह रहा है कि हम तमाम राज्यों में जाएंगे और न्याय की बात करेंगे। उन्हें लगता है 2014 के बाद से भारतीयों के साथ न्याय नहीं हुआ है। आपने जयराम रमेश को भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि नोटबंदी थोप दी गई है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, वो कह रहे देश में न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम चीजें हैं जिनको लेकर वो कहते हैं कि देश में न्याय होना चाहिए। तो ये क्या कारगर साबित होगा 2024 से पहले, मतलब ये लोकसभा चुनाव से पहले, या दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भारत के लोग उस पर अपना भरोसा दिखाएंगे? आज इसी पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट जो हमने तैयार किया, जरूर देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी हिंदुत्व की लाइन पर बॉलिंग और राष्ट्रवाद की पिच पर धुआंधार बैटिंग करती नजर आ रही है। अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से बीजेपी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। बावजूद इसके वो किसी तरह की ढिलाई नहीं बरत रही। बीजेपी 1 करोड़ नए वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। इसके लिए बीजेपी अभी से बूथ मैनेजमेंट के प्लान को अमली जामा पहना रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 400 प्लस सीटों का प्लान सेट किया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA लगातार बैठकें कर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की मणिपुर से न्याय यात्रा की
एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 303 सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में जुटी है। साथ ही सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित प्रचार अभियान के साथ चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार बीजेपी राम मंदिर के ब्रह्मास्त्र के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, जिसका उसे सीधा फायदा मिल सकता है। आज से हमारा देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम, वॉल राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। एक तरफ बीजेपी विकास के रथ पर सवार होकर लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है, दूसरी तरफ राहुल गांधी मणिपुर के इम्फाल वेस्ट से यात्रा शुरू कर चुके हैं। इस वक्त राहुल गांधी वेस्ट इम्फाल के सेकमई में है। जैसे यात्रा सेकमई पहुंची, वहां के स्थानीय लोगों ने जोर शोर से यात्रा और राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। यात्रा की शुरुआत कर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मणिपुर के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है। लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि अभी मणिपुर में शांति का माहौल है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद वहां फिर से हिंसा भड़क सकती है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी लोगों के दुख में साथ खड़े हैं, इसीलिए आज वो उनके बीच में मौजूद हैं। Let him do it from last 65 years when they were in power, and even when he himself was the uncrowned king in UPA government, he did not do any justice. Now he is going out with a yatra of justice, Nyaya Yatra. Let God give the good sense to him. देखिए, कल मेथी का एरिया में था, वहाँ भी लगातार किस तरीके के भीड़, वहाँ राहुल जी को घंटों वेट किया। आज कुकी एरिया में आए हैं, यहाँ भी जो इनके अपने जो दुख है, तो वो लोग, बहुत सारे लोग जो रेफ्यूजी कैंप में है, वो लोग अपने घर जाना चाहते हैं, उनके अपने बच्चा स्कूल जाना चाहते हैं। कि वो तमाम उनके बात किस तरीके वो लोग जी रहा है, अपने बात और उनका दुख उनके सामने रख रहा है। तो एक व्यक्ति है इस देश में जो न्याय दिला सकता है, जो न्याय यात्रा निकाला है। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने कहा कि बसपा अकेले ही लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरेगी। बसपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं इससे पहले राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना है। इसे लेकर भी जमकर सियासत की जा रही है। विपक्ष की तरफ से राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने के बाद भी सियासत ने अलग ही रंग ले लिया है। बीजेपी विपक्ष को राम विरोधी बता रही है, जिसके बाद आज कांग्रेस डेलीगेशन अयोध्या में राम मंदिर पहुंचा और कांग्रेस की छवि को सुधारने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार कांग्रेस की यात्रा के जरिए पूरे के पूरे INDIA गठबंधन की नैया पार हो पाएगी या बीजेपी रामलला के सहारे मैदान मार ले जाएगी। नेहा भदौरिया, न्यूज़ इंडिया।
तो लोकसभा चुनाव के पहले इतनी सारी राजनीतिक गतिविधियां हैं, आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए तमाम मेहमान। सबसे पहले स्वागत मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, पूनम पंडित नेता कांग्रेस की, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। आर बाग नेता बसपा के होंगे हमारे साथ, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। शरद कोहली अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले हमारे साथ मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्राण प्रतिष्ठा को त्यागी साहब बहुत कम दिन रह गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कल आपने देखा न्याय यात्रा 2.0 जो है वो शुरू हो चुका है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरे मैदान में आकर कह रहे हैं कि 2014 के बाद से देश में जिन लोगों के साथ, जिन विभागों के साथ न्याय नहीं किया है आप लोगों ने, उनको न्याय दिलाएंगे और लोकसभा चुनाव में जनता उन पर विश्वास करेगी। क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन त्यागी साहब? राहुल गांधी, देखिए सर्वप्रथम तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन वाला जो शगुफा इन्होंने छेड़ा है, इसमें अंतर्द्वंद अंतर कलह का जो बुनियाद रखी गई है। अब राहुल गांधी जी कहते हैं इकला चलो। उन्होंने ये यात्रा, जब इंडिया बिल्कुल उसके एडवांस स्टेज में आ चुकी है फॉर्मेशन के, इनकी सीट शेयरिंग अभी तक डिसाइड नहीं हुए, इनके कन्वीनर डिसाइड नहीं हुए, इनके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ, और ये यात्रा निकालने चल दी है। राहुल गांधी शीर्ष नेता है, तो मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग कब होंगी? तो एक तरह से ये लग रहा है कि राहुल गांधी इंडिया पे अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए, बाकी सबको दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि वो इस सुर्खियों में रहने वाले हैं। तो ये आपस में अंतर्भेद यहाँ पर बहुत तीव्र हो गए हैं। केसी त्यागी ने जेडीयू के बोला है कि ये राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। इस समय चुनाव आने वाले हैं और वो यात्रा को लेकर निकले हुए हैं। तो इस प्रकार से आपस में आप देख लीजिए, ममता बनर्जी, आज मायावती जी ने भी कह दिया कि मैं अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगी। हाँ। उधर टीएमसी जो है मानने को तैयार नहीं राहुल गांधी को। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री का नाम लेकर के दे दिया। अखिलेश यादव सीट देने को तैयार नहीं। उधर देखिए संजय राउत और संजय निरुपम के बीच में किस प्रकार से वक्तव्य हो रहे हैं। वो कह रहे हैं 23 से ज्यादा हम सीट नहीं देंगे महाराष्ट्र के अंदर। तो इनके आपस में पहले ये खुद तो जुड़ जाएं, पहले खुद तो जुड़ जाएं, उसके बाद न्याय पब्लिक के साथ करेंगे। वो सीट शेयरिंग पे बातचीत है, लेकिन अब चीजें ये हैं कि वो तो उनका अंदरूनी मुद्दा है कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। बात जहां जब देश की आती है, जहां एक पूरा का पूरा कुनबा, एक पार्टी, देश की पुरानी और बड़ी पार्टी, जब वो ये कहता है कि हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था में हुए तमाम उन बड़े असफल प्रयासों की जिससे देश दुखी है, लोगों को न्याय नहीं मिला, जीएसटी की बात करते हैं, तमाम बड़े नोटबंदी की बात करते हैं, इस पर भी हम भी रिएक्शन लेंगे। लेकिन उनका कहना है कि ये वो बड़े मुद्दे हैं जो जनता बोल नहीं पा रही है, इनके लिए हमें लोगों के बीच में जाना है। तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा एक सेटबैक हुआ ना कि एक बड़ी पार्टी जो कहीं ना कहीं पार्टी जिन बड़े मुद्दों पर जवाब अभी तक नहीं दे पाई है, उनको लेकर के एक विपक्षी पार्टी मैदान में उतर जाए और यात्रा निकाले, तो इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए प्रीति जी, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत पारदर्शी है, कहीं पर कोई छुपावा नहीं है। हाँ। राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में मौका मिलता है बोलने को, वहां बोलते नहीं है। जब बोलते हैं तो उल्टी मुंह की खाते हैं, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला, उन्होंने हर प्रकार से उनका कोई भी जो शस्त्र था वो कामयाब नहीं हुआ। अब ये यात्रा लेके निकले हैं। आप मुझे बताइए, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है? ये तो सारे स्टैटिस्टिक्स हैं यहाँ पर। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और कुछ ही दिनों में मैं समझता हूँ पीपीपी टर्म में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और कुछ दिनों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। ऑल टाइम जीएसटी कलेक्शन, कोहली साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बताएंगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन जीएसटी का यहाँ पर हुआ है। तो आर्थिक रूप से भी हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। तमाम जो केंद्रीय नीतियां हैं वो जो है जमीनी स्तर पर आकर के फलीभूत हो रही हैं। लोगों के घर में अनाज जा रहा है, भोजन जा रहा है, उनको पैसा टाइम पर मिल रहा है। मुझे ये तो बताइए कि कहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार कहां पर विफल हो रही है? हर प्रकार से चौतरफा विकास हो रहा है। आप हाईवेज को देख लीजिए, इतनी हाईवेज की गति मैं समझता हूँ विश्व के किसी भी देश के अंदर जो हाईवेज यहाँ पर बन रहे हैं, जिस गति से देश को जोड़ा जा रहा है, इसका मुझे बताइए मल्टीप्लायर्स इफेक्ट होते हैं ये सब। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाते हैं, शरद कोहली के पास भी जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, एक बार इकोनॉमी पे भी ध्यान देते थे। शरद कोहली साहब हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। जैसा कि विपक्ष कहते आ रहा है, और अभी न्याय यात्रा एक बहुत बड़ा इवेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए की यात्रा है, ये कहता है कि उन तमाम लोगों को हम न्याय दिलवाएंगे जिन्हें नोटबंदी से न्याय नहीं मिला, जीएसटी से न्याय नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, और
जो सरकारी जिस तरीके से हमारा जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप देख लीजिए महंगाई कितनी बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या ये 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम मुद्दे जो मैंने अभी अर्थव्यवस्था के लिहाज से आपको गिनवाए हैं, क्या ये इसको लेकर के जनता विश्वास करेगी कि हाँ सही कह रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ठीक कह रही है? शरद कोहली साहब देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है। एक छोटा तबका देश का हो सकता है ये समझता हो कि हमको न्याय नहीं मिला। हम ये तो कभी भी नहीं कह सकते कि 100% यहाँ रोजगार मिल गया है, अभी भी बेरोजगारी है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ है, छोटी मोटी समस्याएं हैं। तो एक छोटा तबका जरूर इस बात को सुनेगा और ध्यान देगा कि हमें न्याय नहीं मिला। पर ज्यादातर देश जो है प्रीति, वो इस समय देश में जो विकास हो रहा है, भारत देश की जो वैश्विक छवि बनी है, आज एक इंडियन बाहर ट्रैवल करता है उसको जो इज्जत मिलती है। जब 2014 में प्रीति ये सरकार आई थी, मुझे याद है मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे था, उस समय $2 ट्रिलियन की भारत की जीडीपी थी। आज भारत की जीडीपी $4.25 ट्रिलियन की हो गई। इसका मतलब कुल मिला के 65 साल में जीडीपी पहुंची 2 ट्रिलियन और कुल मात्र 9-10 साल में पहुंच गई ये $4.25 ट्रिलियन। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा। मैं राजनीति से नहीं आता, मैं आपको सिर्फ, क्योंकि मैं तो आंकड़े देखता हूं और मैं देश की प्रगति देखता हूं। आज हम अगर 7% के रेट से बढ़ रहे हैं तो जो बाकी की दुनिया है प्रीति, बहुत ध्यान देने वाली बात है, बाकी की दुनिया मात्र 2 और 3% के बीच में ग्रोथ कर रही है। हम बाकी की दुनिया के मुकाबले औसतन उससे दुगने से भी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए जो सरकार ने काम किया है, 4 करोड़ लोगों को आवास मिला, 12 करोड़ टॉयलेट बने, 55 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ। मैं लिस्ट बनाऊं तो फेरिस्त बहुत लंबी है। तो मुझे लग रहा है कि आज के जो लोग हैं, मुझे लग रहा है विपक्ष कहीं, देखिए मैं एक न्यूट्रल होकर बात करता हूं कि विपक्ष गलती क्या कर रहा है कि विपक्ष जो समस्याएं भारतीय जनता पार्टी वो दिखाना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें नाकामयाब रही, तो वो कुछ एक ठोस ऑल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। वो प्रॉब्लम को तो हाईलाइट कर देता। अगर आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि बेरोजगारी है, तो कुछ हो सकता है 3-4-5% बेरोजगारी देश में है, बड़े बड़े देशों में होती है, अमेरिका में भी है, पर उसका वो ऑल्टरनेट क्या देते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं देते हैं। वो बीमारी को हाईलाइट तो कर देते हैं पर उसका इलाज नहीं बताते हैं। दूसरी गलती विपक्ष क्या कर रहा है कि हर अच्छे काम को प्रीति, और ये मैं एक हिदायत के रूप में कह रहा हूं क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता हूं, तो मैं इसको बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि जो भी अच्छा काम देश में, ये तो हो नहीं सकता कि पूरे 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सारे ही काम खराब किए। ये तो आंकड़े बोलते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर मैंने देखा प्रीति, मुझे बात बस पूरी करने दीजिए। मैंने ये देखा कि विपक्ष ने पिछले 10 साल में हर उठाए गए कदम की आलोचना करी है, जो कि सत्य नहीं हो सकती, किसी भी पैमाने पे सत्य नहीं हो सकती। बस यहीं पर वो गलती कर जाते हैं। मुझे लगता है अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, खराब को खराब कहना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विपक्ष के लिए सबसे सही रास्ता है। यही गलती खा रहे हैं। मेरे पास अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बहुत सारे आंकड़े हैं। मैं आपके दर्शकों पूरे को शो में मैं आंकड़ों में मैं आपको लेके आऊंगी, वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन हमारे साथ पूनम पंडित भी बैठी हैं, कांग्रेस की नेता हैं ये। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 जो कि शुरुआत कल से मणिपुर से कांग्रेस के दिग्गजों ने की है। एक तो इसका एजेंडा, क्योंकि लगातार हम कई एजेंडे सुन रहे हैं, लेकिन बात न्याय की आती है तो किस न्याय की बात पार्टी कर रही है? और क्या 2024 में आप लोग अगर जीत के आएंगे तो जनता के साथ न्याय करेंगे क्या? सबसे पहले बताइएगा एजेंडा, उसके बाद फिर किस न्याय की बात पार्टी कर रही है, जल्दी से। देखिए, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, मणिपुर से यात्रा हुई है, जो 2 बेटियों को नंगा भीड़ में घुमाया गया, क्या उनको न्याय मिला? हाथरस, औरैया, उन्नाव, मुरादाबाद, वो अंकिता उत्तराखंड की, तमाम ऐसी बेटियां, वो हैदराबाद वाली बेटी, उनको न्याय मिला? तो उसी न्याय की बात जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जो हमारे युवा हैं जिनको रोजगार देने की बात कही थी, और आज भी मैं बता दूं दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, जो पेंडिंग भर्ती थी आर्मी की, उनको वर्दी नहीं मिली है, ज्वाइनिंग नहीं मिली है, बाकी उनका सारा जो एक प्रोसीजर होता है आर्मी की भर्ती के लिए वो सारा पूरा हो गया है और उसको लेकर के आंदोलन चल रहा है। 2000 बच्चे अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। 3 दिन पहले जंतर मंतर पे वो लोग बैठे हुए थे। उस न्याय की बात कर रही है। और अभी महोदय हमारे बता रहे थे, साथी सहयोगी, कि 65 साल में इतनी जीडीपी नहीं बढ़ी, 65 साल में इतनी जो है महंगाई भी नहीं बढ़ी है और इतनी शिक्षा का बेड़ा गर्क भी नहीं हुआ, इतने नौजवान जो है जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनका भी बेड़ा गर्क नहीं हुआ, और इतनी बेटियों के आंकड़े केंद्र सरकार
जो है केंद्र सरकार में महिला आयोग ने आंकड़ा दिया है 28,000 महिलाओं के मामले सामने आए हैं, उसमें से 16,000 जो है वो उत्तर प्रदेश के मामले हैं, बेटियों की पीड़ित, बेटियों के बलात्कार, और नहीं, उसमें अर्थव्यवस्था मणिपुर के को तहत नहीं भी रखा कई गया बातें, है। सिर्फ बेटियों के न्याय की बात नहीं है। तमाम जहां जो तक जयराम कांग्रेस में बात रमेश की को जा भी रही है मैंने इस सुना है, यात्रा को उन्होंने लेकर हाँ, के, हाँ। यही वो मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी उठाने वाली है। और हमारे साथी सहयोगी बार बार 5 बार बोल चुके कि मैं राजनीति से नहीं आता हूं, तो उन्होंने ये बता दिया 5 बार बोल करके कि वो बेहद अच्छी राजनीति से आते हैं। ठीक है, शरद और कोहली जी हमारे काउंटर करना चाहते हैं आपको, अगर आप उनको जी, टारगेट अभी करें जल्दी हमारे से, उसके भाई बाद एक फिर भाजपा के बता निरंजन रहे थे। पोद्दार। एक शरद मिनट, कोहली, मेरा हाँ सवाल पूरा नहीं हुआ प्रीति जी। हाँ। अभी हमारे भाजपा के सहयोगी भाई बता रहे थे कि पार्टी ने ये किया, पार्टी ने वो किया, पार्टी ने ये किया, पार्टी ने ये कर दिया। अब मैं आपको भाई हमारे भाई बैठे हुए हैं प्रवक्ता बीजेपी से, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो आप बोल रहे हैं बेटियों पर बलात्कार होने की, बेटियों की पीड़ित की, यही बात अगर हम करें इस देश में महंगाई की, तो वो बहुत कई गुना स्तर तक बढ़ी हुई है। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन भी ले लेते हैं पूनम, जल्दी से एक बार रिएक्शन भी ले लेते हैं। शरद कोहली कर दें, निरंजन पोद्दार। क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया तो मेरा थोड़ा सा हक बनता है जवाब देने का। वो पूनम जी मुझे गूगल करके देख सकती है कि मैं राजनीति से आता हूं कि नहीं आता हूं, पहली बात। दूसरी बात, जो वो बात कह रही है वो ठीक कह रही है। मैंने तो शुरू में यही कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100% जनता 140 करोड़ में से रोजगार मिल जाए, परंतु रिलेटिवली स्पीकिंग हम इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। इस समय बेरोजगारी की दर प्रीति पिछले बहुत सालों से अपने न्यूनतम स्तर पर है, ये बात सच है। और मैं समझता हूं देश में जो ग्रोथ हुई है, देश ने जो तरक्की करी है, उसको तो सारा देश, सारा विश्व आज उसकी प्रशंसा कर रहा है। मैं तो इस बात को देख के कह रहा हूं, मैं कोई बीजेपी की हिमायत नहीं कर रहा हूं। मैं तो अर्थशास्त्र में, हम लोग तो आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, हम लोग जमीनी तौर पे जाके देखते हैं कि आम जनता की क्या हालत है। उसके आधार पे मैं कह रहा हूं, पूनम जी जो बात कह रही है वो कृपया निजी कटाक्ष ना करें, मुझे गूगल करके देख सकती हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं कहां से आता हूं। निरंजन पोद्दार जी, दो बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, एक सेकंड पूनम जी रुक जाइए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से शुरुआत, दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी घटक दल उसमें शामिल, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा से शुरुआत, दोनों को कैसे देखते हैं आप, निरंजन पोद्दार? देखिए प्रीति जी, दोनों को कैसे देखते हैं, अगर आप मेरे विचार पूछेंगे तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। बहुत ही न्यूट्रल बोलिएगा, न्यूट्रल रहिएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस की रणनीति, कौन सा वार रूम बनाता है, इनके कौन से लोग जो हैं जो वो सारी की सारी रणनीति डिसाइड करते हैं, इनके सलाहकार कौन है, ये समझ से परे की चीज है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है देश 2024 के चुनावी समर के अंदर बिगुल बच चुका है, चुनावी समर का बिगुल बच चुका है। और इस टाइम पूरी की पूरी आप ये समझ लीजिए भारतीय राजनीति जो है वो 2024 के चुनाव के इर्द चालू होगी। और ऐसी स्थिति के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी और उसका कैडर जब घर पर उसे कनेक्ट कर रहा है, जब किसी भी प्रयोजन को लेकर, चाहे वो अक्षत वितरण का नाम लेकर के जाए, चाहे वो विकास यात्रा का नाम लेकर जाए, चाहे जो भी इनके अर्थ यात्रा का नाम लेकर के जाए, लेकिन किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तो इनके इंडिया गठबंधन का हूं या आज समझ तो कांग्रेस पार्टी, वो आज बैठ के खेलती है। वो अभी उनके बीच में भी संयोजक कौन होगा, सीट की प्रक्रिया क्या होगी, किसको कितनी कौन सी सीट मिलेगी, अभी शायद उसी चीज को उलझे हुए हैं। और तीसरी तरफ जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं, तो प्रीति जी मुझे देखिए, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये न्याय यात्रा की परिभाषा, न्याय की परिभाषा, क्योंकि न्याय की परिभाषा, ठीक है, ये तो कांग्रेस के लिए बोल दिया आपने, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बोलिए, उनके लिए भी बोलिए ना आपने। तो हाँ, अपना पक्ष सिर्फ आपने कांग्रेस पार्टी के लिए रखा है। होने दीजिए, देखिए ऐसा है जी, अगर आपने मेरे को इतनी कांग्रेस को चिंता नहीं है, इंडिया गठबंधन को इतनी फिक्र नहीं है। अच्छा, एक बार उन्हें बोलने दीजिए, निरंजन जी अपनी बात मिलेगी लड़ने के लिए, जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। पूनम अपनी बात पहले पूरी तो कर ले, निरंजन जी बोलिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ प्रीति जी, देखिए सीधी सी बात आपको, हमारे यहाँ कहा है कि निंदनीय राख के आंगन पिछवाए, बिन पानी बिन तिल के निर्मल करे। लेकिन होती क्या है, यहाँ पे अगर कोई आदमी सही सलाह और सही अगर किसी को मशवरा, ये उल्टा उसी के ऊपर हो जाती है। तो इसका तो देखिए क्या ही कर सकता आदमी। लेकिन मेरा मानना ये है
कि जिस तरीके से न्याय की परिभाषा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि न्याय की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र के न्याय की परिभाषा दो ही है, जैसे अगर मान लीजिए की तो न्याय अगर चाहिए तो न्याय दूसरा जिस ब्रेक तरीके के लिए से रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जल्दी से, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, समय बहुत कम है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे निरंजन जी जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी बातों पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता हैं पूनम पांडे जी, जल्दी से रिएक्शन दीजिए। इधर से भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाह रहे हैं उनके जो प्रवक्ता हैं त्यागी साहब। चाह रही थी अपने सहयोगी भाई से, जो वो कह रहे थे भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं कि अभी कांग्रेस जो है ये तय नहीं कर पा रही अखिलेश जी को कितनी सीट देगी, उधर ममता बनर्जी को कितनी देगी, इधर आरएलडी को कितनी सीट देंगी। तो इतनी फिक्र इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और तमाम जितने भी लोग हैं गठबंधन में, उनको इतनी चिंता नहीं है। इतनी चिंता हमारे भाजपा के सहयोगी कर रहे हैं। मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि चिंता करना उनका वाजिब भी है, क्योंकि उन्होंने जो ये 2024 में इलेक्शन होने वाला है उसको जो जीतने का ठाना है वो सिर्फ राम मंदिर को आगे ला करके करना है। राम सबके हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे राम जब हम पैदा हुए तब से हैं, हमारे माता पिता जब पैदा हुए तब से उनके राम हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राम है वो सिर्फ 2014 से उन्होंने राम को अपनाया। राम रखा है इनको। आप अगर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम को लेकर राजनीति कर रही है, तो क्या आप लोग न्याय दिलाने के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या यात्रा निकालना राजनीति का हिस्सा नहीं है? न्याय दिलाना विपक्ष की जिम्मेदारी है प्रीति जी। यात्रा निकालना क्या ये राजनीति का हिस्सा नहीं है? देखिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर उस यात्रा में अगर राहुल गांधी जी ये कहते हो कि नहीं ये हम वोट की राजनीति कर रहे हैं, हमें वोट चाहिए, वो सिर्फ जनता के मुद्दों को उठा रहे। इसलिए न्याय दिलाने की बात करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष का कर्तव्य है। राम मंदिर के दरवाजे जो सर्वप्रथम खोले थे वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खोले थे। फर्क इतना है कि उन्होंने इस चीज को गाया नहीं है, ढोल लेकर नहीं बजाया है। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, 22 तारीख को पूरा देश खुशी मना रहा है, ठीक, लेकिन ये वोट लेने की खुशी मना रहे हैं कि 24 में चुनाव है उसका हम वोट लेंगे। चारों शंकराचार्य, देखिए अगर बात मुकेश त्यागी जवाब देंगे। हाँ, मुकेश त्यागी जवाब देंगे। साफ कर देती हूँ, अगर बात धर्म की आती है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री की बात को मैं तवज्जो नहीं दूंगी। वो कह रहे हैं कि अरे भाषण आपका भाषण रुक जाइए पूनम जी, अब सुन लीजिए। नहीं काउंटर ले लीजिए। चारों शंकराचार्य जी ने ये कहा है। ठीक है पूनम जी, आपको समय दे दिया, जवाब ले लीजिए। जवाब मेरी बात हम पे भी कोई न्याय दीजिए, बोलने की अभिव्यक्ति हम पे भी है। अब आप देखिए जवाब ले लीजिए पूनम जी, एक सेकंड में नहीं। अरे अभी डिबेट खत्म नहीं हुआ पूनम जी, डिबेट खत्म नहीं हुआ, डिबेट खत्म नहीं हुआ पूनम जी, प्लीज बात करने की तहजीब एक सेकंड। पूनम जी जवाब, सुनिए, किसने बात करने की तहजीब? मुकेश त्यागी पूनम जी जवाब दीजिए। अरे इनको चुप तो कराइए, पूनम जी न्यायमूर्ति शांति से सुना। अरे कमाल हो गया, देखिए बोले जा रही है। पूनम पंडित जी प्लीज। अच्छा ठीक है, एक सेकंड पूनम जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया। पूनम जी मैंने आपको पूरा मौका दिया, रुक दीजिए, हो गई आपकी बात पूरी, मैं आऊंगी बीच में, अभी बोल लीजिएगा। प्रीति जी ये कौन सा तरीका है इनका बात करने का? कोई इनका अनुशासन नहीं, बातें किए जा रही, बोले जा रही है। अरे कुछ न्याय करिए हम पर प्रीति जी, बहन जी। अरे बहन जी माफ करिए, क्षमा करिए, पूरे प्रोग्राम में आप ही बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप ही बोलते रहिए, आप ही बोलते रहिए। पूनम पंडित जी रुक जाइए, अब आप भारतीय जनता पार्टी से क्या तरीका प्रीति जी? बिल्कुल गलत बात है ये, रुकिए ये इनका बोलने पैनल में आने अरे एक सेकंड। अरे आप पूनम आप ये समझिए, एक सेकंड त्यागी साहब, मुकेश त्यागी जी, देखिए मैं नहीं बोलूंगा, मुकेश त्यागी जी एक सेकंड रुक जाइए। पूनम पंडित जी एक सेकंड। पूनम पंडित जी अच्छा ठीक है, आपने सवाल कर लिया ना, तो जवाब लेने की हिम्मत, आपने बहुत सवाल कर लिए, जवाब लेने की भी हिम्मत रखिए। आप थोड़ा सुनिए भी ना, जवाब सुनिए, तसल्ली रखिए, चुप रहिएगा तभी जवाब मिलेगा ना। बोलिए मुकेश त्यागी जी। पिछले आधे घंटे से चाहिए। प्लीज मेरा आपसे ये अनुरोध है, अगर ये एक शब्द भी बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जवाब मैं की मुकेश त्यागी जी जवाब बहस नहीं करता हूँ। फिर बोल रही है, देखिए फिर बोल रही है, मैं नहीं बोलूंगा। पूनम पंडित जी क्या ये आपको लगता है कि डिबेट का तरीका है? आपको मैंने मौका दिया, प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रहिएगा, जवाब ले लीजिए। मैं नहीं बताऊंगी, जवाब आपको पार्टी देगी, मैं लायबल नहीं जवाब देने के लिए, मेरा काम सवाल पूछना है। त्यागी साहब जवाब दीजिए।
प्रीति वो चुप है, जवाब जी, आप दीजिए। मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। इनको अच्छा, वो बोल चुप दीजिए, है, इनको जवाब मौका दीजिए ना, वो इनको चुप है। शायद- ठीक है, वो चुप है, जवाब नहीं, ये दीजिए चुप जल्दी नहीं से। रहेंगी, पता है इनको बीमारी है, बोलने की बीमारी है इनको इलाज कराना मुकेश चाहिए त्यागी अपना जी, कहीं। प्लीज जवाब ये दीजिए, न्याय करने जवाब की बात दीजिए, करती है, जवाब दीजिए। देखिए फिर बोल बैठी है, फिर बोल बैठी है। अगर सवाल न सुनने की, भाजपा के लोगों को बीमारी है, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें है बोलिए, आपकी बोलिए, बीमारी का इलाज बोलिए, करने की, बोलिए, हमें जो इलाज बोलिए, है ना बोलिए, आपका बोलिए, करने बोलिए। की। पूनम पंडित आपकी बोलनी जी, पब्लिक क्या ने आप बंद कर डिबेट रखी है। में जवाब सुनेंगी या नहीं? कौन बुलाते हैं इनको ऐसे लोगों को जवाब- जिनको बात करने जवाब के लिए? सुनेंगी भैया, या नहीं अगर पूनम हम पंडित विपक्ष जी? में, प्रीति जी, सवाल कौन करेगा? अरे तो जवाब यही लोग लेंगी या करते ना, हैं ये सवाल करके घर जाना है आपको? मैं कंटिन्यू चुप हूं, वो कह रहे हैं कि जवाब लीजिए ना, आपने आप प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप जवाब रहिए, देने लायक वो चुप रहिए, देंगे थोड़ी ना। देर के लिए चुप जवाब रहिए, देने लायक थोड़ी नहीं देर है के वो। लिए चुप रहिए, थोड़ी देर के जी, लिए जी, चुप रहिए, चलिए, प्लीज प्रीति थोड़ी जी, देर मैं के लिए आपकी चुप बात रहिए। को मुकेश तवज्जो त्यागी देती जी, मुकेश त्यागी जी जवाब। शरद कोहली जी, अर्थव्यवस्था की बात, और अब लगता है कि आंकड़ों पर आपको नजर रखनी ही पड़ेगी। अर्थव्यवस्था को लेकर के लगातार कटघरे में विपक्ष रखता है सरकार को। 2014 के बाद से जिस तरीके से चीजें, चाहे जैसे कि नोटबंदी हो या फिर जीएसटी हो, उनका कहना है कि इससे देश का नुकसान ही हुआ है, लोग बोल नहीं पाए। एक बार आंकड़ों के साथ, क्या देश अब विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जाने की कगार पर है? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अब देश वैश्विक तौर पर काफी सशक्त इकोनॉमिकली होने वाला है, क्योंकि दूसरे देशों के से अगर हम तुलना करें तो वहां पर इकोनॉमी की जो व्यवस्था है, वो जो अवस्था है, वो काफी कमजोर है। जल्दी से। जी हाँ, देखिए 13.5 करोड़ लोग प्रीति मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं। ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट है कि उनको न्यूट्रिशन के आधार पर, लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पर, बहुत सारे आधार पर निकाला गया, बाहर आए हैं। और जीएसटी की जहां तक बात है, पूनम जी ने ठीक कहा, शुरू में जब जीएसटी आया था तो वाकई में जीएसटी में समस्याएं थी, और मुझे लगता है अब आज जीएसटी को आए 6.5-7 साल हो गए हैं। मुझे लगता है उन समस्याओं को हम पीछे छोड़ाए हैं। आज 1.5 करोड़ आदमी, 1.5 करोड़ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, और 1,85,000 से ऊपर जीएसटी की मंथली कलेक्शन आ रही है। तो ये इस बात की सूचक है कि अब जीएसटी को देश ने अपना लिया है, और जीएसटी की पूरी प्रणाली धीरे धीरे करके सुदृढ़ हो रही है। इतना बड़ा टैक्स का रिफॉर्म था तो समय इसमें लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर धीरे धीरे वो सुदृढ़ हो रही है। बहुत सारी चीजें देश में ऐसी हुई हैं प्रीति, जो कि जिसके आंकड़े स्वयं बोलते हैं। देखिए 74 नए एयरपोर्ट्स बने, 100 से ज्यादा 111 के करीब वाटरवेज नए बने हैं, गैस उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर लोगों को बांटे गए। अब ये कह सकते हैं, विपक्ष ने ये कहा कि आपने सिलेंडर तो दे दिए, पर सिलेंडर की कीमत आपने जो है वो 1000 रुपए 1100 रुपए पहुंचा दी। तो ये भी प्रश्न उठता है। पर यह है कि जिन महिलाओं को वो सिलेंडर मिले और वो धीरे धीरे उसको, भले ही वो लगातार ना ले पाई हो, पर जैसे जैसे उनकी आय में सुधार हो रहा है, वो उन सिलेंडर का लाभ उठा रही है। जनधन अकाउंट थे, मुझे याद है राजीव गांधी जी का वक्तव्य जो कहते थे कि 100 रुपए यहाँ से जाते हैं और 15 रुपए उसमें से केवल लोगों के हाथ में, लाभार्थियों के हाथ में पहुंचते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनधन अकाउंट के माध्यम से, JAM जनधन आधार मोबाइल, लोगों के अकाउंट में पूरा पैसा पहुंचने लगा। तो मैं तो देखिए पूनम जी का वेल विशर होते हुए, पूनम जी मुझे एक शत्रु की तरह ना देखें। मैं तो सिर्फ एक नागरिक होने के लायक, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये सलाह देना नहीं है। अगर हम पैनल में बैठे तो बात तो करेंगे ना। जी, मैं तो आपको सलाह देना चाहता था पूनम जी। मैं एक PhD हूँ इकोनॉमिक्स में, मैंने की हुई है। मैं ये सलाह देना चाहता था कि विपक्ष का पूरा अधिकार है प्रश्न करने का, और विपक्ष का पूरा अधिकार है आलोचना करने का। पर पूनम जी, मुझे जो नजर आया एक न्यूट्रल नागरिक होने के नाते, कि अगर विपक्ष उन मुद्दों को उठाए सत्ता में पार्टी के, जो जहां वो गलती कर रहे हैं, पर होता क्या है पूनम जी के 100 में से 100 पूनम पंडित जी सुनिए, बेटियों से बलात्कार क्या सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में होते हैं या फिर कांग्रेस वाले राज्यों में होती हैं, या फिर आप बांटेंगे, या फिर आप नहीं, या फिर आपकी पार्टी बांटेगी कि बेटियों से जो बलात्कार है वो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में होती है, इसलिए आप वहां से न्याय यात्रा निकालेंगे और तमाम उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर प्रियंका गांधी का ट्वीट तक नहीं आएगा? क्या ये न्याय यात्रा है? देखिए, अगर राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले सरकार थी कांग्रेस की, वहां पर भी जब एक ऐसा मामला सामने आया था
तो उस मुद्दे को हमने सबसे पहले उठाया था, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बाद में पता चला कि एबीवीपी के जो वो थे कार्यकर्ता, अखिल विद्यार्थी परिषद के, भाजपा की जो एक विंग है, उसके लोगों ने ऐसी चीजें की। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे लिए देश की बेटी बेटी है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो या प्रियंका कहीं गांधी भी का हो ट्वीट सकता है। आया था क्या? राजस्थान में जो घटना घटी उसके बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट, तो महिला है, कांग्रेस पार्टी देखिए, के दिग्गज नेता है, क्या प्रियंका गांधी का ट्वीट आया था क्या? नहीं नहीं, आप भाजपा शासित राज्यों में अब महिला के न्याय की बात करती हैं। पूनम पंडित जी मुख्यमंत्री का छोड़िए, राज्य में मुख्यमंत्री हमेशा राजनीति से ग्रसित होते हैं, आपको पता है क्या? एक नेशनल लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता है, सोनिया गांधी, क्या उनका ट्वीट आता है? क्या प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है? नहीं नहीं, मणिपुर को लेकर सिर्फ अगर आपको न्याय की याद आती है तो तमाम उन मुद्दों पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की याद क्यों नहीं आती? नहीं नहीं, आपको जब अपने राज्यों पर सवाल पूछे जाते हैं तो आप भाग खड़े होते हैं, फिर आप भाजपा चिल्लाएंगी। जवाब दीजिए ना। नहीं, फैक्ट्स के साथ क्या ट्वीट किया, चिल्लाने से नहीं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, आपको फैक्चुअल बात करनी पड़ेगी। आप चिल्लाएंगी, मैंने फैक्चुअली पूछा क्या ट्वीट किया था। अच्छा, ट्वीट किया था हाँ या नहीं? क्या प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था हाँ या नहीं? राजस्थान के मुद्दे पर क्या प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था? क्या ट्वीट किया था हाँ या नहीं? ट्वीट किया था, क्या ट्वीट किया था उन्होंने? क्या उस लड़की के सपोर्ट में उन्होंने ट्वीट किया था हाँ या नहीं? नहीं, हाँ या नहीं? आप चेक करके दिखाइए मुझे। ऑन एयर में यही बैठी हूँ। निरंजन पोद्दार, न्याय की बात, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। निरंजन पोद्दार, क्या एक सेकंड रुक जाइए, आपके टाइम पे आप जवाब दीजिएगा। क्या सिर्फ न्याय यात्रा उन राज्यों के लिए है जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, और जहां पर जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है वहां पर न्याय यात्रा नहीं, और वहां के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज महिला जो कि राष्ट्रीय चेहरे हैं उनका ट्वीट तक नहीं आता सामने? अब जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब लीजिए। हाँ, देखिए जी, आपने मुझे बीच में रोक दिया था। मैं यही पहुंच रहा था कि न्याय की परिभाषा क्या है। न्याय की परिभाषा अगर मान लीजिए हम बात करें किसी व्यक्तिगत न्याय की, तो उसके लिए न्यायालय हमारे यहाँ मौजूद है और हमारी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सभी को भरोसा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सामाजिक न्याय की बात करें, तो सामाजिक न्याय के अंदर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि पूरे देश के अंदर 16 से 17 राज्य ऐसे हैं जहां पे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी सरकारें हैं, चाहे वो मिलीजुली सरकारें हों, चाहे वो एकाकी सरकारें हों। तो मुझे एक चीज बताइए, कानून व्यवस्था की स्थिति सारी की सारी राज्यों के अधीन, जमीन की स्थिति सारी राज्यों के अधीन। अगर बात बीच में बोल रही हैं आप, पहले उनको सुन लीजिए ना, थोड़ा तसल्ली रखिए, धीरज रखिए। अरे विपक्ष में थोड़ा सुनना भी सीखिए ना। अगर हम बात करें सरकारी नौकरियों की, तो सरकारी नौकरियों के अंदर आपने ये देखा होगा कि लगभग 65-70% स्टैक जो है वो राज्य सरकार का होता है, 30 से 35% जो केंद्र सरकार है उसका स्टैक होता है, यानी कि जो सेंट्रल सर्विसेज है उनके अंदर केंद्र सरकार का स्टैक होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें बेरोजगारी की, तो उसके अंदर भी सारा का सारा अन्याय केंद्र सरकार कर रही है। बात करें कानून व्यवस्था की, तो सारी का सारा अन्याय केंद्र सरकार कर रही है। बात करें जमीन हीन की, तो सारा का सारा अन्याय केंद्र सरकार कर रही है। तो न्याय की परिभाषा क्या है? और सबसे अंतिम बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए कि कोई शासन प्रशासन या सरकार के लेवल के ऊपर कोई अन्याय होती, तो हर 5 वर्ष के अंदर हर राज्य के अंदर इस जनता को अपना जनादेश देने का हक है। उस वो जनता इस चीज को समझती है कि कौन पार्टी हमें न्याय दे रही है, कौन पार्टी हमारे साथ अन्याय कर रही है, और उसके हाथ में ट्रिगर है बटन दबाने का कि वो किसका वोट दबाए। उसके लिए आप लगातार 10 साल से अगर सरकारें जनता बना रही है, अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से संदेश आया, तो मतलब जनता कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर संतुष्ट होगी ना। अब आदमी के कह देने से, राजनीतिक दल से कह देने से देश जो है अन्याय के दौर से गुजर रहा है, तो उससे तो ये चीज सर्टिफिकेट तो आ गया, किसी चीज का नहीं है। अगर मैं अपने आप की चीज कि मैं सबसे बड़ा हरिश्चंद्र, सबसे बड़ा सत्यवादी मैं हूँ, तो उसको तो दुनिया नहीं मान लेगी ना। तो मेरा केवल इतना ही निवेदन था कि यहाँ पे अपोजिशन जो है
उसको कहीं ना कहीं देखिए समस्याओं के बारे में बैठ करके। और यहाँ पे एक चीज और मैं कहूंगा प्रीति जी, अगर बात चुनाव परिणामों की बात करते हैं तो मैं कई बार इस चीज को विश्लेषण कर चुका, कई बार मैं इस चीज का एनालिसिस कर चुका कि यहाँ पे कई बार भारतीय जनता पार्टी जीती हुई दिखती है, लेकिन कई बार विपक्ष हारता हुआ दिखता है, यानी कि अपनी कमियों की वजह से हारता दिखता है। लेकिन विपक्ष और विपक्ष के जो रणनीतिकार हैं उन कमियों को बिल्कुल नहीं पहचानते, जनता से कनेक्ट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और हर चीज के अंदर सबसे बड़ी चीज है कंफ्यूजन, या तो आप इस तरफ है या आप उस तरफ है। लेकिन आज की तारीख में विपक्ष क्या कहता है, राम तो सबके हैं, राम मंदिर का न्योता हमें मिलेगा तब हम देखेंगे। राम मंदिर का न्योता मिलने के बाद में जी हमने इस न्योते को ठुकरा दिया। अभी मैं पीछे 3 दिन पहले शरद पवार जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, शरद पवार जी कह रहे मुझे अभी तक न्योता नहीं मिला है, लेकिन अगर मुझे न्योता मिलेगा तो भी मैं 2 साल बाद में जाऊंगा। मतलब वो क्या चाहते हैं कि उनको न्योता मिले और वो उसको ठुकराएं, यानी कि लोगों के सामने ये दिखाएं कि मुझे न्योता मिला था, मैं ठुकरा दिया। अरे भाई, कहने का तात्पर्य यही है कि जन भावनाओं के साथ आप कनेक्ट करें। राम को मत बांटिए सर, मेरा मानना इतना है कि राम सबके हैं, जिसकी जय। अरे मोहतरमा, ये पार्टी के आप अपने शीर्ष नेतृत्व को समझाइए ना, ये हमें तो पता है इस चीज का। आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं। आप राम को मत बांटिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वोटों के चक्कर में राम को मत बांटिए। के बारे में समझाइए, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा करके आपके कौन से वोट बढ़ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कौन से वोट घट जाएंगे, ये तो कोई जवाब दे दे। चारों शंकराचार्यों को सह सम्मान क्यों नहीं आपने बुलाया? अच्छा पूनम जी, सह सम्मान में आपसे एक निवेदन पूछ रहा हूँ कि अगर आपके नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चले जाते तो आपके कौन से वोट घट जाते, भारतीय जनता पार्टी के कौन से वोट बढ़ जाते? जनता के मन में आपके प्रति कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ता है ना, आपके सम्मान बढ़ता कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर एक थोड़ा फैक्ट्स पे भी बात कर लेते हैं, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, फैक्ट्स पे। शरद कोहली साहब, जब चुनाव आते हैं तब ऐसे में 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनका जो अपोजिशन में पार्टियां हैं या फिर लोग लगातार, एक तो घोषणा पत्र में भी नौकरी, बेरोजगारी और महंगाई की बात होती ही होती है। अगर हम आज के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के क्या है वर्ल्ड वाइड, वैश्विक स्तर पर? देखिए, अगर बेरोजगारी की हम बात करें तो बेरोजगारी में आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था और मैं दोहराना चाहूंगा कि बाकी के देशों से हमारी बेरोजगारी की दर बहुत अच्छी है। और भारत का ही अगर हम तुलना करें पिछले कई सालों से, तो इस समय बेरोजगारी की दर काफी अपने न्यूनतम स्तर पर है, 4 या 5% पर मेरे हिसाब से है। और अगर हम महंगाई की बात करें, पूनम जी सुन ले बात को, पूनम जी सुन ले। और अगर आप बात करेंगे महंगाई की, महंगाई हमारी इस समय सीपीआई इंडेक्स 5.7 बता रही है, जो कि बाकी के अगर हम देशों से ले, कुछ देशों से कम है, कुछ देशों से ज्यादा भी है, पर फिर भी इतनी अनियंत्रित नहीं है कि जितनी पहले, आज से 1.5 साल 2 साल पहले जो हो गई थी, जब रशिया यूक्रेन का आपको याद होगा युद्ध छिड़ा था और उस समय पूरा एक वैश्विक संकट खड़ा हो गया था, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी। उसमें अब काफी हद तक सुधार हो चुका है। देखिए प्रीति, 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा इस सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च करने का बीड़ा उठाया है, उसकी वजह से रोजगार का सृजन हुआ है। अपने प्रचार में, प्रसार में 300-350 लाख करोड़ रुपए अपने प्रचार में प्रिंट मीडिया पर खर्च किया है। बताया नहीं, 100 लाख करोड़ से ज्यादा का है ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। पूनम जी, 300 लाख करोड़ रुपए सिर्फ मीडिया पे खर्च किया गया है, प्रधानमंत्री नहीं तो हम तो सच के लिए। मैं तो आपको ठीक आंकड़े दे रहा हूँ ना। ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं उनको आंकड़े सुनाई दे रहे होंगे। 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्च नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। इसमें सड़कें बनी हैं, इसमें एयरपोर्ट बने हैं, पोर्ट्स बने हैं, बहुत सारी चीजें। पूनम जी, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बीच में बोलेंगे तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ना आपकी बात सुनाई देगी ना मेरी सुनाई देगी, उससे तो कोई लाभ ही नहीं है। अगर आप बीच में बोलेंगी तो ना आपकी सुनाई देगी। डेटा ले लेते हैं, उसके बाद अब आप काउंटर कीजिएगा डेटा पे। पहले डेटा ले तो लीजिए, कोहली साहब अपनी डेटा लीजिए पहले। मैं तो आपको ठीक डेटा दे रहा हूँ, जो डेटा हम लोग करीब 14 घंटे दिन में मैं आर्थिक विश्लेषण करता रहता हूँ, वैश्विक स्तर पे करता रहता हूँ, ना केवल भारत का। मैं आपको उस आधार पर आंकड़े बता रहा हूँ कि 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बीड़ा उठाया, जो $1.5 ट्रिलियन के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि भारत की जनता को जो पर कैपिटा इनकम थी प्रीति, बड़ी जरूरी आंकड़ा है,
प्रति व्यक्ति आय जिसको कहते हैं, वो 2014 में करीब $2000 के आसपास थी, बल्कि उससे भी थोड़ी कम थी। आज वो $2600 के आसपास पहुंच चुकी है, क्योंकि सीधा सीधा जीडीपी आपकी बढ़ गई है। तो जीडीपी को डिवाइड करते हैं हम जनसंख्या से, तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो मुझे लग रहा है जो अच्छे काम है उसको स्वीकार करने में विपक्ष को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं प्रीति, अनेकों आंकड़े। आज हमारा एक्सपोर्ट $775 बिलियन पहुंच चुका है। आप देखिए भारत फार्मेसी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक में, आज मैन्युफैक्चरिंग हमारी 14% के रेट से ग्रो कर रही है। चाइना की हम जगह ले रहे हैं। कुछ भारत को लाभ सरकार की नीतियों की वजह से मिला है, कुछ भारत को लाभ वैश्विक परिस्थिति की वजह से भी मिला है। इसको आप इस सरकार की अच्छी किस्मत कहिए या जो मर्जी कहिए, वो लाभ इनको मिला है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष में लेके इस बात को छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। जो आंकड़े बता रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करके आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में जाना चाहिए। मैं बार बार इस बात को प्रीति आपकी इजाजत से दोहरा रहा हूँ। ठीक है, पूनम जी कुछ कह रहे हैं। और ये आपका बांग्लादेश की बराबरी कर रहा है, ये आपको आंकड़ा है या नहीं है? शरद जी नहीं हो तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। मैं बता देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ आपकी बात का। आपने ठीक कहा। बड़े अर्थशास्त्र डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो हमारा देश बराबरी कर रहा था अमेरिका की, और आज हमारा देश भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बराबरी कर रहा है। ये आपके पास आंकड़ा क्यों नहीं है? हाँ, मेरे पास है आंकड़ा। आपने क्यों नहीं बताया देश को? मेरे पास है आंकड़ा, मैं जवाब दे देता हूँ। आपने ठीक कहा, हंगर इंडेक्स निकाली जाती है प्रीति। आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे थे ना। चलिए, आवाज बहुत समझ में एक साथ आप लोग सब कुछ आप पूनम जी पर जवाब नहीं लेते, सारे लोग बोलेंगे तो ऐसे जवाब किसी के पास वैसे बहुत प्रॉपर जाएगा नहीं। देखिए हंगर, ये जो हंगर इंडेक्स है, ये हंगर इंडेक्स के हिसाब से भारत तो अफगानिस्तान के आसपास खड़ा, और अफगानिस्तान में सारी दुनिया जानती है क्या हालत है। ये हंगर इंडेक्स एक निजी संस्था ने यूरोप में निकाली थी, जो कि भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना चाहती थी, भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाना चाहती थी। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पूनम जी हर महीने मिल रहा हो कोविड से आज तक, उस देश में भला लोग। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपने देखा कैसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में तो दोनों ही पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरीके से दोनों बड़ी पार्टियां अब मैदान में कूद गई हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की, लेकिन ठीक उससे पहले कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा निकालना, ये कई सारे सवाल खड़े करता है। लगातार पार्टी ये कह रही है कि हम उन लोगों को न्याय दिलाएंगे जिन्हें 2014 के बाद से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से न्याय नहीं मिला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। दो बड़ी पार्टियां अपने अपने बड़े एजेंडे के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। होने क्या वाला है ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल राजनीतिक उथल पुथल देश में बहुत है। छोटे से ब्रेक ले रुके हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट, इंडिया का सवाल।